बातचीत करते हैं। मैं उसके बारे में ज्यादा नहीं जानता, लेकिन उसकी प्रतिक्रिया से यह स्पष्ट था कि उसे तुम जैसे इंसान में कोई दिलचस्पी नहीं है। ग्रीनवुड बोला, जिसे मुदित के साथ यहां भेजा गया है। ग्रीनवुड ड्रैगन पैलेस का संरक्षक है। जब से उसने ड्रैगन सम्राट के प्रति निष्ठा की शपथ ली है, उसने कभी किसी युद्ध में भाग नहीं लिया है। इसलिए इस बार वासु ने उसे अनुभव प्राप्त करने के लिए मुदित के साथ भेजा, जबकि एक अन्य शुरुआती 5वें क्रम के ड्रैगन योद्धा ने अस्थायी रूप से उसकी जगह ले ली। किसी कारण से मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम मुझे नीची नजर से देख रहे हो, अलेक्जेंडर ने एक और घूंट लेते हुए जवाब दिया। मैं तुम्हें नीची नजर से नहीं देख रहा हूं। उग्रसेन साम्राज्य शक्तिशाली ड्रैगन और ड्रैगनियन से भरा हुआ है। रॉयल फॉक्स क्वीन के वंश के किसी व्यक्ति के लिए एक ड्रैगन या एक ड्रैगनियन उसका भावी साथी बनने के लिए अधिक उपयुक्त है। उसका वंश रॉयल फॉक्स क्वीन से है? अलेक्जेंडर ने उसे अपना सिर हिलाते हुए देखकर आश्चर्य से सांस ली। ग्रीनवुड बहुत ऊब गया था। वह बहुत मेहनती है और अपना ज्यादातर समय ड्रैगन पैलेस के अंदर साधना करते हुए बिताता था। ग्रीनवुड उन दुर्लभ साधकों में से एक था जो सांसारिक मामलों से खुद को अलग करने और पूरी तरह से साधना पर ध्यान केंद्रित करने में सक्षम थे। एक बार भी उसे बिना बाहर जाए महीनों तक ड्रैगन पैलेस के अंदर रहने से ऊब महसूस नहीं हुई। उसे किसी भी चीज से ज्यादा चुप्पी पसंद थी। उसे ज्यादा बोलना भी पसंद नहीं था। वह किसी तरह साधना में शांति पाता है। जब वह जंगली ड्रैगन था, तब भी उसका ज्यादातर समय अपनी गुफा में साधना करने में ही बीतता था। वह अपनी गुफा से सिर्फ तभी बाहर निकलता था जब उसे भोजन और पानी की जरूरत होती थी। यह सिर्फ मेरी राय है। मुझे यह देखने में दिलचस्पी है कि उस बच्चे के पास किस तरह की शक्तियां होंगी जिसके माता पिता का वंश ड्रैगन और रॉयल फॉक्स क्वीन का वंश है। जहां तक बात है कि वह अपने भावी साथी के रूप में किसे चुनती है, ये पूरी तरह से उसे तय करना है। ग्रीनवुड ने एक और घूंट लेने से पहले जवाब दिया। जैसे ही मीठा पेय उसके गले से गुजरा, ग्रीनवुड ने कप को देखने से पहले भौहें सिकोड़ी। इस बीच ग्रीनवुड की बातें सुनकर अलेक्जेंडर हार गया, लेकिन उसे अपना आत्मविश्वास और मुदित का पीछा करते रहने का संकल्प वापस पाने में 5 सेकंड भी नहीं लगे। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं हार नहीं मानूंगा। वैसे इस जूस में स्ट्रॉबेरी का स्वाद क्यों है? ग्रीनवुड ने चुप्पी तोड़ी और हरे रंग के तरल पदार्थ को घूरने लगा। अलेक्जेंडर ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, क्योंकि मुझे स्ट्रॉबेरी बहुत पसंद है। मुझे लगता है कि स्ट्रॉबेरी डालने से सनजॉय जूस और भी स्वादिष्ट हो गया है। इस अजीब नाम का क्या मतलब है? कुछ सेकंड की अजीब सी खामोशी और कोई जवाब न दे पाने के बाद, मुझसे मत पूछो, मुझे ऐसी बात कैसे पता होगी? समझ में आता है। और फिर एक और घूंट लिया। 2 आदमी चुपचाप एक दूसरे का साथ दे रहे थे। अलेक्जेंडर अंतर्मुखी नहीं था, वह एक बहिर्मुखी था जिसे सामाजिकता पसंद थी। उसके लिए यह खामोशी घुटन भरी थी। ऐसा लग रहा था जैसे हर बीतते सेकंड के साथ उस पर कुछ कहने का बोझ बढ़ता जा रहा था, जबकि ग्रीनवुड इस खामोशी का आनंद ले रहा था। मैंने पहले भी इस पर गौर किया है। 5वीं श्रेणी के साधक होने के बावजूद मैं यह महसूस करने से खुद को नहीं रोक सकता कि तुम भी मेरे बराबर ही ताकतवर हो। अगर नहीं तो मेरे बराबर ही ताकतवर। तुम इतने ताकतवर कैसे हो? अलेक्जेंडर ने कभी नहीं सोचा था कि वह खुद को एक निम्न श्रेणी के साधक से
ऐसे सवाल पूछते हुए पाएगा। लेकिन ग्रीनवुड की ताकत ने उसे बहुत उत्सुक बना दिया था। ग्रीनवुड ने हल्के से अलेक्जेंडर की ओर देखा, जो खुद के लिए सन जॉय जूस का एक और कप डाल रहा था, और जवाब देने से पहले, इसका जवाब देना मुश्किल है। अगर मुझे जवाब देना होता तो मैं कहता कि मेरी जाति और मेरा वंश मुझे बढ़त देते हैं। वासु से मिलने से पहले भी ग्रीनवुड एक जंगली ड्रैगन था। ड्रैगन होने के नाते वह बहुत शक्तिशाली था, लेकिन ड्रैगन योद्धा बनने के बाद उसका वंश और भी शुद्ध हो गया, जिसने उसे और भी मजबूत बना दिया। सांस। कभी कभी जीवन अनुचित हो सकता है। सिकंदर फिर से उदास महसूस करता था। सिकंदर से मिलने वाला हर ड्रैगनियन बेहद शक्तिशाली था। ऐसा लगता था जैसे स्वर्ग ने इस थारिन सैनिकों को विशेष होने का आशीर्वाद दिया था। अलेक्जेंडर, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूं। यह क्या है? इस जूस में कोई स्ट्रॉबेरी मत मिलाओ, इसका स्वाद बहुत बुरा है। ठीक है, आप अपने शब्दों में बिल्कुल भी दयालु नहीं हैं। मैं भी ऐसा ही हूं। हर घूंट के साथ इसका स्वाद और भी भयानक होता जा रहा है। ग्रीनवुड को जाते देख अलेक्जेंडर ने स्ट्रॉबेरी का एक बैग निकालने से पहले आह भरी। उदास महसूस करते हुए उसने कई स्ट्रॉबेरी अपने मुंह में डाली और उन्हें सन जॉय जूस के साथ खाना शुरू कर दिया। स्ट्रॉबेरी चबाते हुए वह एक छोटे बच्चे की तरह मुस्कुराया, जो अपना पसंदीदा खाना खा रहा था। मैं निश्चित रूप से कुछ भी नहीं बदल रहा हूं। दृश्य परिवर्तन आ। मुदित अपने टेंट में लौट आई, जिसे उसके डिवीजन के सैनिकों ने उसके लिए बनाया था। मुदित के डिवीजन का लगभग 30% हिस्सा फॉक्स जाति के लोगों से बना था। सभी फॉक्स जाति के लोग मुदित से प्यार करते थे और उसका सम्मान करते थे। वे उसे अपनी रानी की तरह मानते थे। जैसे ही मुदित अपने टेंट में घुसी, उसने पाया कि उसका दाहिना हाथ बहुत उत्साहित दिख रहा था। एला 5वें डिवीजन की वाइस कैप्टन भी है और मुदित के बाद डिवीजन 5 में दूसरी सबसे शक्तिशाली सैनिक थी। लेडी मुदित, इस लड़ाई के खत्म होने के बाद क्या आप हमारे साथ गुलाबी झील देखने जाना चाहेंगी? गुलाबी झील? यह कयेशा साम्राज्य में स्थित एक विशेष झील है। यह सुनकर मुदित भौंचक की रह गई। युद्ध के बीच में वे अपनी जगह छोड़कर कैसे सैर सपाटा कर सकते हैं, और वह भी दुश्मन के साम्राज्य के अंदर। मुदित को यह विचार पागलपन भरा लगा। वह एला को इसके लिए डांटने वाली थी। लेडी मुदित, यह झील ग्लोटो पर्वत श्रृंखला के बहुत पास है, और झील और ग्लोटो पर्वत श्रृंखला के आसपास का क्षेत्र पूरी तरह से खाली है। साम्राज्य के इस हिस्से में शायद ही कोई रहता हो। यह सुनकर मुदित को समझ में नहीं आया कि अब क्या करना है। वह भी इस गुलाबी झील को देखने के लिए जाने को लालायित थी, लेकिन वह अभी भी हिचकिचा रही थी। उसके कर्तव्य उसे जाने से रोक रहे थे। ऐसा कहा जाता है कि गुलाबी झील के पास एक खास किस्म का फल उगता है। इस फल को खाने के बाद व्यक्ति को अपने हमसफर के बारे में सपने आते हैं। एला के शब्दों ने मुदित की आखिरी हिचकिचाहट को तोड़ दिया। एला की तरह ही मुदित भी जानना चाहती थी कि उसका भावी जीवन साथी कौन होगा। तुम्हें इसके बारे में कैसे पता चला? मुदित ने पूछा, क्योंकि वह और एला इस क्षेत्र में कभी नहीं आए थे। इको डोमिनियन साम्राज्य की सेना में मेरे एक मित्र ने मुझे यह बताया। एला की उससे मुलाकात तब हुई जब वे टेंट लगा रहे थे। मैं उससे मिला। बूम! जादुई तोपों की आवाज सुनकर तंबू में मौजूद सभी लोग चौकन्ने हो गए। मुदित तंबू से बाहर भागी और देखने लगी कि क्या हो रहा है।
बाहर उसने देखा कि सैनिक इधर उधर भाग रहे हैं। पूरा माहौल अस्त व्यस्त था। जादुई तोपें तैयार करो। उसकी आवाज उन सैनिकों के कानों तक पहुंची जिन्हें जादुई तोपें लोड करने और फायर करने का काम सौंपा गया था। ग्रीनवुड, क्या हो रहा है? मुदित ने तुरंत ग्रीनवुड को ढूंढ लिया, जो जमीन से कुछ मीटर ऊपर खड़ा था और दक्षिण की दिशा में देख रहा था। ऐसा लगता है दुश्मन हम पर जादुई तोपों से हमला कर रहा है। यह कहते हुए उसने एक विशाल गहरे हरे रंग की ढाल बनाई, जो आकार में 20 मीटर से भी बड़ी थी। गहरे हरे रंग की ढाल पारदर्शी रंग की थी। बूम! गहरे हरे रंग की ढाल ने जादुई तोप के हमले को रोक दिया, लेकिन हमले से ढाल के बीच में एक छोटी सी दरार पड़ गई। दुश्मन हमारे इतने करीब कैसे आ गए? हमारे सभी स्काउट्स का क्या हुआ? मुदित उन सैनिकों पर गुस्सा थी जिन्हें दुश्मन सैनिकों पर नजर रखने और उन्हें सचेत करने के लिए नियुक्त किया गया था। उसे लगा कि वे सैनिक सुस्ती दिखा रहे हैं। उसने यह भी तय किया कि लड़ाई खत्म होने के बाद वह उन्हें कड़ी सजा देगी। बूम! दूसरे जादुई तोप के हमले को रोकते हुए ग्रीनवुड ने भौहें सिकोड़ते हुए जवाब दिया। दुश्मन के पास कोई ऐसा है जो भ्रम जादू में बहुत अच्छा है। इसका मतलब है हमारे सैनिक इस पूरे समय भ्रम में थे। मुदित और ग्रीनवुड ने गहरे हरे रंग की ढाल पर दरार को फैलते हुए देखा। ग्रीनवुड का स्पष्टीकरण सुनकर मुदित के माथे पर बल पड़ गए। बूम! उनकी ढाल ने तीसरे हमले को रोक दिया। ढाल ढाने के कगार पर थी। संभवतः एक और हमला ढाल को तोड़ देगा। मुदित, क्या हो रहा है? अलेक्जेंडर दौड़कर मुदित के सामने आया। वह और ग्रीनवुड अलेक्जेंडर से स्ट्रॉबेरी की खुशबू ले सकते हैं। यह आदमी स्ट्रॉबेरी खाने में व्यस्त था। उसकी पैंट की जेबें स्ट्रॉबेरी से भरी थीं। उसने यहां भागने से पहले जल्दी जल्दी सारी स्ट्रॉबेरी अपनी जेब में भर ली होंगी। बूंद! अचानक उसकी जेब से एक स्ट्रॉबेरी गिर गई। ये देखकर सिकंदर जल्दी से जमीन पर घुटनों के बल बैठा और धीरे से उसे उठा लिया। अनजाने में ही मुदित और ग्रीनवुड के मन में इस आदमी के लिए जो सम्मान था वह खत्म होने लगा था। पहले तो उन्हें अलेक्जेंडर बहुत गंभीर और होशियार लगा, लेकिन अब वह उन्हें बेवकूफ लगने लगा था। खास तौर पर मुदित की नजर में उसे इस आदमी के लिए कोई सम्मान नहीं था। बूम! इस बार ढाल टूट गई, लेकिन अब तक सेना जवाबी हमले के लिए तैयार थी। फायर! सिकंदर के सेनापति पर एक साथ 10 जादुई तोपें दागी गईं। बूम! लेडी मुदित, आपकी आज्ञा क्या है? मुदित के दाहिने हाथ और 5वें डिवीजन की उपकप्तान एला ने पूछा। बस रक्षा पर ध्यान केंद्रित करें। मुदित, अलेक्जेंडर, ग्रीनवुड और अन्य शक्तिशाली तीसरे क्रम और दूसरे क्रम के साधक खुद को और सैनिकों को मैजिक तोप के हमलों से बचाने के लिए मन रक्षात्मक बाधाएं बनाने पर ध्यान केंद्रित कर रहे थे। हालांकि चौथे और तीसरे क्रम के सैनिकों द्वारा बनाए गए माने बैरियर वास्तव में कमजोर थे और मैजिक तोप के हमलों का सामना नहीं कर सकते थे। इसके बजाय सैनिकों ने समूहों में काम किया। सैनिकों ने खुद को 50 से 100 सैनिकों वाले छोटे समूहों में विभाजित किया। कई तीसरे और चौथे क्रम के सैनिकों ने मिलकर एक मजबूत माने बैरियर बनाया जो मैजिक तोपों के हमले को झेलने में सक्षम था। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हर कोई सुरक्षित था। दुश्मन ने भी यही रणनीति अपनाई। लेकिन मैना बैरियर अटूट ढाल नहीं थे। हर बार जब जादुई तोप का हमला मैना बैरियर से टकराता तो बैरियर कमजोर हो जाता और दरारें दिखाई देने लगती। सैनिकों को इन दरारों को ठीक करने के लिए
अपने मैना का ज्यादा इस्तेमाल करना चाहिए। सैनिकों के मैना खत्म होते ही मैना बैरियर गिर जाता। बूम, बूम। दोनों पक्ष एक दूसरे पर कुछ देर तक मैजिक तोप से हमला करते रहे। नतीजतन हवा में धूल और कंकड़ की एक बड़ी मात्रा उड़ गई और सभी की दृष्टि अवरुद्ध हो गई। लेकिन दोनों पक्ष एक दूसरे पर गोलीबारी करते रहे, क्योंकि उन्हें दुश्मन की सामान्य दिशा का पता था। मुदित को यह महसूस हो गया था कि इस्तारिन और इकोडोमिनियन साम्राज्य के कई सैनिक गंभीर रूप से घायल हो गए थे। कुछ पहले ही मर चुके थे और कुछ मौत के कगार पर थे। अगर वे जल्दी से जल्दी काम करते तो वे अपनी जान बचा सकते थे, लेकिन इसके लिए उन्हें रोकना था या किसी मजबूत चीज से उन्हें नष्ट करना था। मुदित को वासु द्वारा दी गई सोलर तोप का इस्तेमाल करने के अलावा कोई और विकल्प नहीं दिखा। ग्रीनवुड, मुझे तुम्हारी जरूरत है कि तुम मुझे कवर करो। ग्रीनवुड ने बिना कोई सवाल पूछे मैना के सामने एक और मैना बैरियर बना दिया। जैसे ही अंबर ने सौर तोप निकाली, सिकंदर की नजर पूरी तरह उस पर पड़ गई। सोलर तोप में पहिए नहीं थे। सोलर तोप की बैरल सामान्य तोपों की तुलना में 2 गुनी बड़ी थी। सामान्य तोपों से अलग इस तोप में कोई गन पावर, इग्निशन चैम्बर या कैनन बॉल नहीं था। इसके बजाय गन पावर और इग्निशन चैम्बर की जगह पर एक पीले रंग का चमकता हुआ पत्थर रखा गया था। वह किस तरह की तोप है? इकोडोमिनियन साम्राज्य द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली जादुई तोपें वास्तव में उन्नत थीं। सम्राट ने जादुई तोपों की शक्ति पर शोध करने और उसे बेहतर बनाने के लिए लाखों सोने के सिक्के और जनशक्ति जला दी थी। सिकंदर को हमेशा अपनी जादुई तोपों पर गर्व महसूस होता था, क्योंकि सहयोगियों से कोई मदद न मिलने के बावजूद वे जादुई तोपों को विकसित करने में सक्षम थे, जो कि ओरेकल अलायंस के पास मौजूद जादुई तोपों जितनी शक्तिशाली थीं। अतीत में इकोडोमिनियन को अपनी सीमा की स्थिति के बारे में बहुत चिंतित होना पड़ा था। दुश्मनों ने उन्हें घेर लिया था और यह केवल समय की बात थी कि वे इकोडोमिनियन साम्राज्य पर हमला करें और उसे नष्ट करने की कोशिश करें। नतीजतन साम्राज्य के राजस्व का एक बड़ा हिस्सा सेना में चला गया। वास्तव में इकोडोमिनियन साम्राज्य के पास उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में सबसे बड़ा सैन्य बजट था, जबकि इकोनेक्सस साम्राज्य दूसरे स्थान पर था। मुदित ने बैरल पर अपना हाथ रखा और फिर बैरल पर अपना थोड़ा सा मन लगाया। 1 सेकंड बाद तोप के थूथन पर ऊर्जा की एक पीली गेंद बनने लगी। उसी समय तोप का पूरा बैरल चमकने लगा। हर गुजरते सेकंड के साथ चमक और भी तेज होती गई। पीली ऊर्जा की गेंद भी बड़ी और बहुत चमकदार होने लगी। 30 सेकंड चार्ज करने के बाद उसने अपना हाथ उठाया। प्रकाश की एक चमकदार पीली किरण ने अस्थायी रूप से सभी की दृष्टि को अंधा कर दिया। कयेशा, साम्राज्य के सैनिकों और कमांडर ने एक अत्यंत चमकदार प्रकाश की चमक देखी। उसके बाद एक जबरदस्त विस्फोट हुआ। बूम! मुझे लगता है कि दुनिया खत्म हो रही है। विस्फोट के पास मौजूद सैनिक उड़ गए। विस्फोट की शॉकवेव ने उन्हें गंभीर रूप से घायल कर दिया, जबकि कुछ कमजोर सैनिक बच भी नहीं पाए। शेष बचे सैनिकों को स्वयं की रक्षा के लिए या तोपों या पत्थरों के पीछे छिपने के लिए मानव अवरोध उत्पन्न करना पड़ा। इकोडोमिनियन साम्राज्य और इस्तारिन साम्राज्य के सैनिक यह देखकर पूरी तरह से दंग रह गए। उनकी आंखों को यकीन नहीं हो रहा था कि वे क्या देख रहे हैं। सोचिए कि मैजिक तोप का हमला इतना शक्तिशाली हो सकता है। अचानक पूरा युद्ध क्षेत्र एकदम शांत हो गया।
इको डोमिनियन पक्ष ने मैजिक तोपों से गोलीबारी बंद कर दी। हर कोई बहुत हैरान था। अलेक्जेंडर को ऐसा लग रहा था जैसे वह दुनिया को खत्म होते देख रहा हो। विस्फोट को देखते हुए उसकी पुतलियां सुई के आकार की हो गई थीं। उस समय उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उसे जो सदमा लगा वह बहुत ज्यादा था। अगर मुझ पर इस तोप से हमला किया जाए तो मुझे नहीं लगता कि मैं इससे बच पाऊंगा। ये मुझे आधा मरा हुआ छोड़ देगा। अगर मैं बिना किसी चोट के बच पाया तो यह चमत्कार होगा। एक शीर्ष 5वें क्रम के जादूगर के रूप में अलेक्जेंडर ने स्वीकार किया कि उनकी मुख्य शक्तियां मंत्र थीं। योद्धा पथ साधकों की तुलना में जादूगरों के लिए शीर्ष 5वें क्रम तक पहुंचना कहीं अधिक आसान था। जबकि उनकी जादुई शक्ति बहुत अधिक थी, उनका शरीर शीर्ष 5वें क्रम के योद्धा पथ साधकों के शरीर जितना मजबूत नहीं था। जैसे ही धुआं और धूल छटी, एक विशाल गड्ढा दिखाई दिया। लगभग एक 10वां दुश्मन सैनिक पूरी तरह से गायब हो गए थे। उनका कोई निशान या निशान नहीं था। वे बस गायब हो गए। गड्ढे के चारों ओर कई सैनिक पड़े थे और दर्द से कराह रहे थे। उनके शरीर चोटों से भरे हुए थे, लेकिन एक एक करके उन्होंने उपचार की गोलियां लेना शुरू कर दिया जो उन्हें दी गई थीं। 2 स्टार हीलिंग गोलियों ने उनके शरीर को ठीक करना शुरू कर दिया, लेकिन उन्हें पूरी तरह से ठीक होने में 1 या 2 घंटे का समय लगा। यह इस बात पर निर्भर करता था कि सैनिकों को कितनी जलन और चोटें लगी थीं। इस बीच जब विस्फोट हो चुका था तो मुदित, जो इसे देखकर बिल्कुल भी विचलित नहीं हुई, दूसरे हमले की तैयारी करने लगी। सब कुछ शांत होने लगा। वह ठंडी मुस्कान के साथ मुस्कुराई और फिर बैरल से अपना हाथ उठाया। अब दूसरे वार का समय है। दुश्मन के कमांडर ने डर के मारे अपनी आंखें चौड़ी कर लीं, क्योंकि उसने एक और चमकदार सुनहरी रोशनी देखी। जैकब, कुछ करो, कमांडर चिल्लाया। उसकी आंखें और उसकी आवाज डर से भरी हुई थी। अगर यह दूसरा हमला उन पर हुआ तो उनके लिए यह सब खत्म हो गया। इस पर जैकब कयेशा साम्राज्य के शुरुआती 5वें क्रम के साधकों में से एक था। वह दूसरों के सामने उड़ गया और दूसरे हमले का सामना करने के लिए खड़ा हो गया, लेकिन उसने हमले की गति को बहुत कम करके आंका था। प्रकाश की सुनहरी किरण ने उसके कवच को भेद दिया और फिर उसके पेट में छेद कर दिया और फिर उसके पीछे खड़े सैनिकों को नष्ट कर दिया। बूम! यह जादुई तोप लगभग एक धोखेबाज हथियार की तरह है। अगर हमारे साम्राज्य के पास इस तरह का हथियार होता तो हम बिना किसी की मदद के ऑरेकल एलायंस को ध्वस्त कर सकते थे। अलेक्जेंडर ने ईर्ष्या से सोलर तोप को देखा। वह डैक्सटन को इसकी सूचना देने जा रहा था। चूंकि उग्रसेन साम्राज्य और इको डोमिनियन साम्राज्य सहयोगी थे, शायद वे इसका इस्तेमाल उग्रसेन साम्राज्य से यह पूछने के लिए कर सकते हैं कि सोलर तोप कैसे बनाई जा सकती है। जैकब! कयेशा साम्राज्य के कमांडर ने जैकब का शव दूसरे विशाल गड्ढे के बीच में पड़ा देखा। इस बार भी हमले में 1 लाख सैनिक मारे गए और बड़ी संख्या में सैनिक गंभीर रूप से घायल हो गए और लड़ने में असमर्थ हो गए। दोनों पक्षों के बीच सीधी भिड़ंत से पहले ही युद्ध समाप्त हो चुका था। उनके पास पहले से ही 2 लाख सैनिक थे। अन्य 2 लाख सैनिक गंभीर रूप से घायल थे। उनके 5वें क्रम के एक साधक की भी मृत्यु हो गई थी। हालात इससे बदतर नहीं हो सकते थे। सब लोग पीछे हट जाओ, हम अब इस लड़ाई को नहीं जीत सकते। पीछे हटने का आदेश देने के बाद दुश्मन कमांडर उड़ गया और जितनी जल्दी हो सके भाग गया। दुश्मन कमांडर के पीछे
मध्य 5वें क्रम का कल्टीवेटर, जिसे रजत ने क्यूएशा साम्राज्य को यह लड़ाई जीतने में मदद करने के लिए भेजा था, वह भी चला गया। शेष 8 लाख भागने लगे। वे भागने लगे। किसी ने भी जादुई तोपों को लेने की जहमत नहीं उठाई। प्रत्येक जादुई तोप की कीमत 10 लाख शाही सोने के सिक्कों के बराबर थी, फिर भी किसी ने उन्हें देखने की जहमत नहीं उठाई। उनकी जान जादुई तोप से ज्यादा मायने रखती थी। दुश्मन सैनिकों को पीछे हटने मत दो, उनका पीछा करो। इसकी कोई जरूरत नहीं है। मुदित की आवाज ने सभी को दुश्मन का पीछा करने से रोक दिया। सबकी निगाहों के सामने अंबर ने तीसरा वार किया। पिछले 2 वारों की तुलना में यह वार और भी ज्यादा शक्तिशाली और खतरनाक था। बूम! हवा में धुएं का एक बहुत बड़ा बादल उठा। धुएं का बादल इतना बड़ा था कि इसे मिस्टिक स्प्रिंग एम्पायर में देखा जा सकता था। इको डोमिनियन एम्पायर और क्यूएशा एम्पायर के लोग भी इसे देख पा रहे थे। पश्चिम में इको नेक्सस एम्पायर की सीमा के पास रहने वाले लोग भी इसे देख पा रहे थे। उस दिन ग्लॉटो पर्वत श्रृंखला का आकार हमेशा के लिए थोड़ा बदल गया था, जिससे ग्लॉटो पर्वत श्रृंखला का यह हिस्सा और भी अधिक कोमल ढलान वाला हो गया। ड्रैगोनियंस, अब दुश्मन का पीछा करने की तुम्हारी बारी है। हजारों ड्रैगनियन उड़ गए और भागते हुए दुश्मनों का शिकार करने लगे। इस हमले में लगभग 2,50,000 से 3 लाख सैनिक मारे गए थे। इसका मतलब था कि कुल दुश्मन सैनिकों में से लगभग आधे मर चुके थे। जो बच गए थे वे शायद गंभीर रूप से घायल हो गए थे। उनकी उड़ान क्षमता के साथ उन भागते हुए सैनिकों का शिकार करना बहुत बड़ी समस्या नहीं होनी चाहिए। सबकी नजरों के सामने मुदित ने सोलर तोप को वापस स्टोरेज रिंग में रख दिया और वापस उस जगह पर चली गई जहां उसका टेंट पहले से लगा हुआ था। मैजिक तोप की फायरिंग के कारण ज्यादातर टेंट नष्ट हो चुके थे। सौभाग्यवश उसके भंडारण क्षेत्र में एक और बड़ा तंबू था। इस बीच अलेक्जेंडर अचानक अपनी हैरानी से बाहर आ गया। उसे थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई। उसे लगा कि मुदित सैनिकों का नेतृत्व करने के लिए ज्यादा उपयुक्त है। इस लड़ाई में वह बहुत शांत थी और उसने कमांडर की तुलना में ज्यादा अच्छा व्यवहार किया। यह तो बताने की जरूरत नहीं कि उसने जो सोलर तोप दिखाई थी उसने सुर्खियां बटोरी थीं। मुझे जितनी जल्दी हो सके सारी बातें महामहिम को बतानी होंगी। जैसे ही सिकंदर सैनिकों को आसपास की सफाई करने का आदेश देने वाला था, उसने अचानक पाया कि कोई उससे कुछ मीटर की दूरी पर टेलीपोर्ट हो रहा है। तीसरे युद्ध के मैदान में पहुंचकर वासु को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि सब कुछ पहले ही खत्म हो चुका था। उसे युद्ध के कोई निशान नहीं दिखे, लेकिन उसे बड़े पैमाने पर विनाश के निशान दिखाई दे रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने इस पूरी जगह पर बमबारी कर दी हो। वहां छोटे, बड़े, मध्यम और छोटे सभी आकार के गड्ढे थे। सिकंदर की अनदेखी करते हुए वासु ने युद्ध के मैदान की स्थिति देखी। ग्रीनवुड ने वासु को देखा और तुरंत एक घुटने पर बैठकर उसका अभिवादन किया। ग्रीनवुड, खड़े हो जाओ। उसने दक्षिण की दिशा में देखा। उसे लगा कि बहुत से दुश्मन सैनिक भाग रहे हैं। यह वासु को अस्वीकार्य था। भले ही 1 लाख सैनिक वापस लौटने में कामयाब हो जाएं, लेकिन दुश्मन को अपनी अगली लड़ाई के लिए अतिरिक्त 1 लाख सैनिक मिल जाएंगे। यही कारण है कि वह चाहता था कि या तो सभी सैनिक मारे जाएं या उन्हें पकड़कर युद्धबंदी बना लिया जाए। उनका शिकार करो, बस 3 शब्द ही काफी थे। ग्रीनवुड ने अपना सिर हिलाया।
आसमान में कूदने से पहले उसने अपने पैरों को थोड़ा मोड़ लिया। अगले ही पल उसका पूरा शरीर किसी बड़ी चीज में बदल गया। वह एक विशालकाय ड्रैगन में बदल गया जिसका आकार 15 मीटर से ज्यादा था। विशालकाय ड्रैगन की दहाड़ सुनाई दी जब वह दूर जाकर गायब हो गया। तब वासु ने अपना ध्यान सिकंदर की ओर लगाया। महाराज, सिकंदर ने वासु को झुककर अभिवादन किया। मैं जानना चाहता हूं कि यहाँ क्या हुआ। वासु को लगा कि मुदित उससे थोड़ी दूर है। उसे लगा कि उग्रसेन के ज्यादातर सैनिक ठीक हैं। 5 लाख सैनिकों में से सिर्फ एक छोटा प्रतिशत ही घायल हुआ था। युद्ध में भेजे जाने से पहले हर उग्रसेन सैनिक को दी जाने वाली उपचारात्मक गोलियों का उपयोग करके घायल सैनिक आसानी से ठीक हो सकते हैं, और अवनी द्वारा बनाई गई उपचारात्मक गोलियां सामान्य गोलियों से ज्यादा प्रभावी थीं। लेकिन दुख की बात है कि करीब 11,500 सैनिक मारे गए। वासु इस बारे में कुछ नहीं कर सकता। युद्ध में मौतें अपरिहार्य हैं। यह एक क्रूर और कड़वी सच्चाई थी। कोई भी सम्राट नहीं चाहता कि उसके सैनिक मरें। कम से कम वासु तो अपने सैनिकों को मरते हुए नहीं देखना चाहता। लेकिन उग्रसेन साम्राज्य की तुलना में इकोडोमिनियन साम्राज्य ने और भी ज्यादा सैनिक खो दिए थे। साम्राज्य ने 21,900 सैनिक खो दिए थे। उनके ज्यादातर सैनिक घायल भी हुए थे। उग्रसेन सैनिक बहुत अच्छी तरह से सुसज्जित थे। हर सैनिक के पास पूरा कवच, एक हथियार और कई तरह की गोलियां थीं। यहां तक कि सबसे कमजोर सैनिक के पास भी 1 स्टार कवच और 1 स्टार हथियार था, जबकि ज्यादातर इकोडोमिनियन सैनिकों के पास कवच के तौर पर सिर्फ चेस्ट प्लेट्स थीं। सैनिकों को सिर्फ एक हीलिंग पिल दी गई थी, और पिल की क्वालिटी भी उतनी अच्छी नहीं थी। दुश्मन के पास एक भ्रम मास्टर था। भ्रम का उपयोग करके वे हमारे बेस के पास आने में कामयाब रहे और जादुई तोपों का उपयोग करके हमला किया। हम किसी तरह कामयाब रहे। वासु की ठंडी बर्फीली निगाह ने सिकंदर के मुंह को पूरी तरह से बंद कर दिया। तो आप मुझे बता रहे हैं कि दुश्मन सेना बेस के इतने करीब पहुंच गई थी, फिर भी आप एक शीर्ष 5वें क्रम के साधक के रूप में उनकी उपस्थिति को भांपने में विफल रहे। इससे पहले कि सिकंदर कुछ प्रतिक्रिया दे पाता, एक हाथ बिजली की गति से उसके गले तक पहुंच गया। उसने उसका गला पकड़ लिया और फिर उसे हवा में उठा लिया। उसे घुटन महसूस हुई। उसे लगा जैसे वासु उसका गला घोंट देगा। इकोडोमिनियन और उग्रसेन साम्राज्य के सैनिक इस दृश्य को देखकर डर से कांप उठे। क्या तुम्हारे पास इसके लिए कोई उचित स्पष्टीकरण है? अन्यथा मैं तुम्हें उस गुलाबी झील में डुबो दूंगा और तुम्हारी लाश कुत्तों को खिला दूंगा। यह एक युद्ध है। मुझे जिम्मेदार लोगों की जरूरत है। सौभाग्य से ग्रीनवुड यहां नहीं था, अन्यथा उसका भी यही हश्र होता। जहां तक मुदित की बात है, उसकी साधना ने उसकी इंद्रियों को सीमित कर दिया था, और वह संवेदी प्रकार की साधक भी नहीं थी, इसलिए उसकी सीमा बहुत सीमित थी। लेकिन 5वें क्रम के साधक 5 किलोमीटर से 10 किलोमीटर की सीमा के भीतर अन्य साधकों के मान हस्ताक्षर को आसानी से समझ सकते हैं। 5वें क्रम के साधक द्वारा महसूस की जा सकने वाली अधिकतम सीमा कई कारकों पर निर्भर करती है, जैसे रक्त रेखा, प्रकृति का लगाव, वर्ग, कौशल और मान के प्रति संवेदनशीलता। यहां तक कि 4थे क्रम के ड्रैगनियन भी केवल 2 या 3 किलोमीटर की सीमा तक ही अनुमान लगा सकते हैं। शोरगुल के कारण मुदित वासु के पास पहुंची। अलेक्जेंडर को वासु द्वारा गला घोंटते देख वह मन ही मन खुश हुई।
लेकिन उसने अपने चेहरे पर खुशी नहीं दिखाई, क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि किसी को गलत फहमी हो। उसे यह आदमी पसंद नहीं था और यह आदमी उसे परेशान कर रहा था। वह उससे तंग आ चुकी थी। कृपया मुझे माफ कर दीजिए, मैं गलत था। फिर अलेक्जेंडर ने सांस लेने के लिए संघर्ष किया। हमारे स्काउट्स ने कहा कि दुश्मन सैनिकों को आने में कुछ घंटों से ज्यादा समय लगेगा, लेकिन दुश्मन को भ्रम था गुरुजी। मुझे संदेह है उसने हमारे स्काउट्स को भ्रम में डाल दिया था और स्काउट्स को यह सोचने पर मजबूर कर दिया था कि कदेयाशा साम्राज्य के सैनिक बहुत दूर हैं और युद्ध के मैदान तक पहुंचने में उन्हें बहुत समय लगेगा। लेकिन इससे यह स्पष्ट नहीं होता कि आप और ग्रीनवुड सेना की उपस्थिति को भांपने में कैसे विफल रहे। मैं समझता हूं कि चौथे क्रम के साधक इतनी दूर तक भांप नहीं सकते, लेकिन आप दोनों के पास क्या बहाना है? दुश्मन ने उन पर 4 किलोमीटर दूर से हमला किया। मैं और सर ग्रीनवुड सनजॉय जूस पी रहे थे। जूस का साइड इफेक्ट ये है कि 10 या 20 मिनट के लिए हमारी इंद्रियां सुस्त हो जाती हैं। वासु ने सिकंदर को जाने दिया। सिकंदर अपने नितंबों पर गिर पड़ा। उसने जितना हो सका उतनी हवा अंदर खींची। तो भले ही तुम्हें इस बारे में पता था, फिर भी तुमने यह जूस पी लिया और ग्रीनवुड को भी पिला दिया। तुम जो 10 लाख सैनिकों के कमांडर हो, इतने गैर जिम्मेदार कैसे हो सकते हो? यह सुनकर सिकंदर को अपनी रीढ़ की हड्डी में ठंडक महसूस हुई। इस महाद्वीप में शीर्ष 5वें क्रम के साधक होने का मतलब है वह एक ऐसा अस्तित्व था जो सबसे ऊपर खड़ा था। शीर्ष 5वें क्रम के साधकों को एक कारण से अर्धदेव माना जाता है, इसलिए उनके लिए कानून भी झुके हुए हैं। भले ही किसी साधक ने कुछ कानून तोड़े हों और कुछ गलत किया हो, सम्राट उस साधक को बहुत क्रूरता से दंडित नहीं कर सकता, क्योंकि इसका मतलब होगा उस साधक की वफादारी खोना और संभावित रूप से अपने सबसे मजबूत सैन्य स्तंभों में से एक को खोना, जो अंततः सम्राट के साम्राज्य को बनाए रखता है और उसका समर्थन करता है। इस मामले में डैक्स्टन भी ऐसा ही था। जब तक वे बहुत दूर नहीं चले जाते, वह उनकी हरकतों को अनदेखा कर देता और अपनी जिंदगी ऐसे जीता रहता जैसे वह अंधा हो। लेकिन वासु पहले जैसा नहीं है। उसके पास अपने ही साम्राज्य के शीर्ष 5वें क्रम के एक व्यक्ति को मारने की ताकत और साहस था, जो कि अधिकांश सम्राटों के विपरीत था। डैक्सटन शायद सिकंदर को दंडित न करे, क्योंकि अंततः वे युद्ध जीत गए। ड्रैगन सम्राट इस मामले को आसानी से जाने नहीं देगा। आज जो हुआ वह भविष्य का संकेत और प्रतिबिंब था। यदि मामले को गंभीरता से नहीं लिया गया तो भविष्य में यह पूरी स्थिति फिर से दोहराई जा सकती है। यह निर्णय हो गया है। अलेक्जेंडर, अब से तुम इन सैनिकों के प्रभारी नहीं हो। क्या? न केवल सिकंदर, बल्कि यह सुनकर सभी सैनिक गहरे सदमे में आ गए। महाराज, पूरे सम्मान के साथ